नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम विजन मैगजीन का जो मंथली कंपाइलेशन आता है हिंदी वाला, जो जुलाई मंथ का कंपाइलेशन है, उसके बारे में देख रहे थे, जिसमें हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो दो टॉपिक थे। पहला टॉपिक था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और दूसरा टॉपिक था राइट टू बी फॉरगेटन के बारे में देख चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जो विजन मैगजीन का जो मंथली कंपाइलेशन का पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, यानी कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें सबसे पहले हम जैसे कि मोटा मोटी इसमें बता दें कि विदेशों से जो पैसा आता है, विदेशी जो योगदान होता है, विदेशों से पैसा होता है, उसको रेगुलेट कैसे करना है उसके बारे में कानून है। विदेशों से चंदे आते हैं, विदेशों से पैसा आते हैं, उनको रेगुलेट कैसे करना है, उन पर कंट्रोल कैसे रखना है, उनके बारे में इस कानून में बताया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है, यानी कि जो न्यूज़ में क्यों बना हुआ है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके न्यूज़ में रहने का कारण बताया जा रहा है कि अभी केंद्र सरकार ने क्या किया है, जो विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम था उससे उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे, यानी कि उस पर जो प्रतिबंध थे, उसको क्या कर दिया है, उनमें ढिलाई लाई गई है, यानी कि उनको थोड़ा नॉर्मल बना दिया है, लिबरल बना दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे 2020-21 में सरकार ने क्या कर दिया था, विदेशों से जो पैसा आ रहा था, विदेशों से चंदा आ रहा था, उस पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दिए थे कि आपको इतने आइडेंटिटी कार्ड दिखाने होंगे, इतनी पैसे तक ही आप ले सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो आपको जांच करानी होगी, वो सब चीज़ें, जिसकी वजह से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन के तहत जो संस्थाएं आ रही थी उन पर कंट्रोल बढ़ने से उनको जो पैसा मिल रहा था, जो फॉरेन डोनेशन मिल रहा था, वो क्या हो गया था, जिसमें कमी आ गई थी। और इस समय हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसके जो फॉरेन नीड्स हैं, यानी कि डॉलर है उसकी नीड्स, क्योंकि ऑयल और उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उस वजह से हमें डॉलर्स की नीड ज़्यादा है। इस वजह से सरकार क्या कर रही है, उन चीज़ों से रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे हटा रही है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो यहाँ पे बताया गया सबसे पहले 1969 में संसद ने विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, संसद ने विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की। कब? 1969 में, यानी कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने पहली बार कब सोचा? 1969 में सोचा कि विदेशों से जो पैसा आ रहा था, विदेश फॉरेन पावर्स होती हैं, वो भी हमारे देश में कुछ चेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसे चीन है, चीन अपने यहाँ से डॉलर या पैसा भेज के हमारी संस्थाओं में निवेश करके हमारी संस्थाओं का जो मोरल अवधारणा है उसको बदल सकता है, या हमारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी अवधारणाओं को बदल सकता है, या हमारे मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर पैसा डोनेट करके क्या कह सकता है कि आपको चीन के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी है। तो उनसे क्या होता है, हमारे देश पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। फिर क्या हुआ 1976 में, आपातकाल के दौरान विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 1976 पारित किया गया था। यानी जब इमरजेंसी चल रही थी, तीसरी इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 को, तब हमारे देश में 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 पारित किया गया था। फिर 2010 में यह कानून और मजबूत हो गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि हेतु विदेशी फंड के उपयोग को प्रतिबंधित करना था। यानी कि ऐसी कोई भी फंडिंग, ऐसा कोई भी पैसा जो राष्ट्रीय हित के लिए क्या था, हानिकारक था, उसको क्या कर रहा था, ये उसको पूरी तरह प्रतिबंधित कर रहा था। यानी कि इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो क्या कर दिए गए, और ज़्यादा टफ बना दिए गए। और फिर 2020 में एनजीओ द्वारा विदेशी फंड की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण एवं जांच के लिए FCRA 2010 में संशोधन किया गया। यानी कि जब 2010 का जो संशोधन किया गया था और 2020 में उसमें फिर से संशोधन किया गया। यानी कि जो NGO थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो पैसा लेती थी विदेशों से, अगर वो कुछ भी पैसा लेंगे तो उनको जांच के दायरे में आना होगा। इस तरह के रेगुलेशंस थे वो कठिन टफ कर दिए गए थे, जिनमें अभी वर्तमान में क्या दी गई है, ढिलाई देने की बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है इस संशोधन में वर्तमान समय में। तो यहाँ में बताया गया है, इसके जरिए विदेशी योगदान नियम 2011 में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत सरकार को सूचित किए बिना अधिकतम 10 लाख रुपए भेज सकता है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति
भारत सरकार को सूचित किए बिना अधिकतम 10 लाख रुपए भेज सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जब 2020 में संशोधन किया गया था तब उस गवर्नमेंट को सूचना देनी पड़ती थी। यानी कि अब कोई व्यक्ति भारत सरकार के जो कोई उसका दोस्त है, रिश्तेदार या कोई संस्था वहाँ पे एनजीओ चल रही है, तो उसको बिना सूचना दिए हुए 10 लाख रुपए का जो डोनेशन है, चंदा भेज सकता है। ये एक तो ये चेंज किया गया। दूसरा, यदि धन अंशदान की राशि 10 लाख से अधिक है तो सरकार को सूचित करने के लिए व्यक्ति के पास 3 महीने का समय होगा। इससे पहले यह समय 30 दिन का दिया गया था। यानी क्या चेंज किया गया है? और अगर 10 लाख से ज़्यादा पैसा भेज रहा है तो उसे सरकार को सूचना देनी, क्यों भेजा है, क्या करना है इसका, वो सब चीज़ें पहले 30 दिन में सरकार को पूरी जानकारी देनी पड़ रही थी। अब इस समय सीमा को बढ़ाकर क्या कर दिया है? इस समय सीमा को बढ़ाकर 3 महीना यानी कि 90 दिन कर दिया गया कि आराम से बता दो क्यों पैसा भेजा है, क्या है, क्या ज़रूरतें हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में टाइम लिमिट क्या कर दी गई है? बढ़ा दी गई है। और इससे पहले निम्नलिखित को विदेशी योगदान प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, हालांकि ये अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कुछ संस्थाएं या कुछ इंस्टीट्यूशन या कुछ ऐसे एनजीओ जिनको पहले फॉरेन डोनेशन प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब इस संशोधन के तहत उनको क्या दी गई है? परमिशन दी गई है। जैसे राजनीतिक दल, विधायिका के सदस्य, चुनावों में उम्मीदवार, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, पत्रकार और मीडिया हाउस। तो यहाँ में जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं और जो मेंबर, जो विधायिका के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और चुनावों में उम्मीदवार जो होते हैं, और सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, पत्रकार, मीडिया हाउस, यानी कि जो जो मीडिया हाउस होता है। और फिर क्या कहा गया है? एफसीआरए के तहत फंड प्राप्त करने के लिए पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होता है। यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत फंड प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन या पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होता है। यानी कोई भी संस्था या कोई भी एनजीओ या बाहर से कोई व्यक्ति अगर हमारे देश में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कोई पैसा भेजता है, कुछ भी करता है, तो उससे पहले क्या करवाना होता है? एफसीआरए के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। केंद्र सरकार की निर्धारित समय सीमा को 15 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 45 दिन कर दिया है। यानी कि पहले कितना समय था? पहले ये समय था 15 दिन। यानी 15 दिन के अंदर तुम्हें क्या कराना होगा? पूर्व अनुमति लेनी होगी या रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन अब क्या है? इसकी टाइम लिमिट को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया गया है। फिर साथ ही एक अलग अधिसूचना में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कंपाउंडेबल अपराधों की सूची को 7 से बढ़ाकर 12 कर दिया है। यानी कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंस थे उनकी संख्या क्या कर दी है? अब 7 से बढ़ाकर 12 कर दी है। यानी कि इसका क्या मतलब है? जैसे कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं, यहाँ शिकायतकर्ता आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने के लिए सहमत हो सकता है। यानी कि जैसे किसी ने अब मुझ पर आरोप लगा दिया मेरे दोस्त ने, लेकिन अब मेरे दोस्त को पता चला कि ये ऐसा नहीं है, तो उसने अपने आरोप क्या कर दिए? वापस भी ले लिए। तो उनको क्या कहते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। तो उनकी संख्या पहले 7 थी, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है? उनकी संख्या बढ़ाकर कर दी है 12। यानी कि अब लिस्ट क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। उसमें ज़्यादा मामले आ गए हैं। उनको ज़्यादातर मामले कैसे हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। और क्या किया गया है इसमें? इसके उद्देश्य और प्रावधान क्या है? यानी कि क्यों किया गया है ऐसा? किसी विदेशी स्रोत के से वस्तु, मुद्रा या शेयर के रूप में किए गए दान, वितरण, हस्तांतरण को विदेशी योगदान कहा जाता है। यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है? किसी विदेशी सोर्स के माध्यम से कोई वस्तु आ रही है, कोई पैसा आ रहा है, या शेयर के रूप में कोई दान आ रहा है, या वितरण या हस्तांतरण ट्रांसफ़र हो रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? विदेशी योगदान कहा जाता है। और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? किसके अंडर आता है? ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। यानी कि जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा की गई जांच के आधार पर एफसीआरए प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। गृह मंत्रालय इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा की गई जांच पूर्वी घटनाओं के आधार पर एफसीआरए प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती हाईकोर्ट को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। यानी कि जो ये बताया गया यहाँ पे, जो होम मिनिस्ट्री है हमारी, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो जांच आईबी होती है हमारी, आईबी के द्वारा जांच की जाती है कि पैसा आ रहा है वो सही है, गलत है, कुछ भी है, कहाँ से आ रहा है। तब उसको गृह मंत्रालय क्या करता है? उसको स्वीकृति अस्वीकृति देता है। सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जैसे किसी संस्था को पैसा लेने से रोक दिया गृह मंत्रालय ने, तो वो संस्थाएं कहाँ जा सकती है? हाईकोर्ट में जा सकती है सरकार के इस डिसीजन को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नहीं तो स्टेटमेंट कैसे बन जाते हैं? स्टेटमेंट ऐसे बन जाएगा कि कहीं भी किसी भी कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, सरकार के डिसीजन के खिलाफ अधिकार है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है?
प्रमुख प्रावधान 2020 के संशोधन बाद के संशोधन, यानी कि यह संपूर्ण भारत में भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर सभी संघों समूह गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है। यानी कि संपूर्ण भारत में लागू होगा, भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर, यानी हमारे जो फॉरेनर है, NRI या नेशनल जो रेजिडेंट ऑफ इंडियन हैं, उन पर सभी संघों समूहों गैर सरकारी संगठनों पर लागू होता है। इसके अलावा यह चुनाव में उम्मीदवारों, पत्रकार या समाचार पत्रों, मीडिया प्रसारण कंपनियों, लोक सेवकों, न्यायाधीशों, सरकारी सेवकों या कर्मचारियों, विधायिका के सदस्यों, राजनीतिक दल के सदस्यों आदि के लिए विदेशी योगदान को प्रतिबंधित करता है। हालांकि विदेशी योगदान रेगुलेशन एक्ट 2022 द्वारा इस प्रतिबंध को हटा दिया गया, लेकिन पहले से क्या हो रहा था, वो सब के लिए प्रतिबंधित था, लेकिन अब क्या कर दिया, इसमें बहुत ढिलाई दे दी गई है, बहुत छूट दे दी गई है। गैर सरकारी संगठन यानी कि जो नॉन गवर्नमेंट NGO होते हैं कि प्रत्येक पदाधिकारी को विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना और अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो कोई भी पैसा ले रहा है उसे अपनी अनुमति तो लेनी ही होगी, साथ में आधार कार्ड भी क्या करना होगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। विदेशी योगदान प्राप्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली को निर्धारित शाखाओं में नामित खाता खोलना होगा। यानी कोई भी संस्था, जो कोई भी व्यक्ति जो विदेशों से पैसा ले रहा है, उसे जो SBI की दिल्ली में शाखा है वहाँ पर उसे खाता खोलना होगा। इसमें विदेशी योगदान के अलावा कोई अन्य धनराशि प्राप्त जमा नहीं की जा सकती। यानी कि जो उसके लिए खाता खोला गया फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, वो उसी के लिए रहेगा आपका खाता, और उसमें कोई भी अन्य प्रकार का पैसा जमा नहीं किया जा सकता। और जो एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उसकी टाइम लिमिट कितनी है, उसके बारे में बताया गया है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष होगी, और NGO को पंजीकरण की समाप्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर इसे दोबारा से रिन्यू कराना होगा। यानी कि इसकी जो एक बार रजिस्ट्रेशन होने पर कितनी लिमिट होगी, कितना टाइम होगा, 5 साल होगी। फंड का उपयोग उसी उद्देश्य पर किया जाना चाहिए जैसे उद्देश्य से इसे प्राप्त किया गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं उनको चलाने के लिए पैसा लिया था, लेकिन आप चला रहे हैं वहाँ पर दारू का ठेका या कोई भी, तो जिस उद्देश्य के लिए लिया गया था पैसा, उसी उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं पाया जाता तो आपकी जो संस्था है, आपका जो FCRA अकाउंट है, उसको सील कर दिया जाएगा। वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन के मामले में सरकार जांच के बाद अप्रयुक्त विदेशी योगदान के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकती है। यानी कि वार्षिक रिटर्न आपको क्या करना होगा, देना होगा, हर साल अपना डाटा देना होगा। देखो साहब, इतने पैसे आए थे हमारे पास और ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे इसके लिए लिए थे और यहीं पर देखो हमने खर्च किए हैं। एनुअल रिटर्न यहाँ पे जमा करने होंगे। अब इसका महत्व के बारे में बताया कि इसका महत्व क्या है। FCRA का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है ताकि देश एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सके। यानी कि देश एक सोवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक मूल्य हैं जिन पर देश चलता है, उनके मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सके, इसलिए इसको लाया गया है। आर्थिक समृद्धि और विकास को बनाए रखना। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कुछ विदेशी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठन जानबूझकर विकास परियोजनाओं जैसे खनन, बिजली और परियोजनाओं का विरोध करते हैं। ऐसे विरोध से देश का विकास बाधित होता है। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ जैसे संस्था हैं, NGO हैं, कोई भी कमेटी है, वो सब क्या करते हैं, विदेशों से पैसा भेजते हैं। क्योंकि भारत में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है या भारत में कोई भी काम चल रहा है तो वहाँ अड़चन पैदा करो दूसरे लोगों को पैसा दे के। जैसे कि कोई बड़ी परियोजना जैसे मेट्रो रेल परियोजना है या कोई हाईवे या कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो बहुत से फॉरेनर क्या करते हैं, हमारे जो पर्यावरण कार्यकर्ता है उनके जरिए उनको पैसा देकर उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पे अड़चन पैदा कीजिए, पैसा हम आपको दे देते हैं। उससे हमारे देश का क्या हो रही है, आर्थिक समृद्धि और डेवलपमेंट क्या हो रहा है, वो बाधित हो रहा है। और जो गलत मंशा है, जो विदेशी संस्थाएं होती हैं, जो विदेशी NGO होते हैं, उनकी मंशा जो है हमारे देश की आर्थिक समृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। तो इसलिए भी इसका महत्व होता है। भारतीय समाज और संस्कृति का संरक्षण। विदेशी अंशदान का उपयोग अक्सर ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जो भारतीय विविधता और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। यानी कि ये नेगेटिव वे में ज़्यादा यूज होता है। जैसे स्लीपर सेल का नाम सुना होगा आपने, यानी कि बहुत से जो स्लीपर सेल होते हैं जो आतंकवादी संगठनों के या जो अराजक तत्वों के संगठनों के जो नुमाइंदे होते हैं, वो मतलब हम जैसे लोगों के बीच में रहकर उनके लिए काम कर रहे होते हैं। ISIS के लिए काम कर रहे होते हैं, ISI के लिए काम कर रहे होते हैं। इस तरह के उनको क्या कहा जाता है, स्लीपर सेल। यानी कि हम सब के बीच में रहते हुए, हमारे चेहरे का फ़ायदा उठाते हुए, और वो हमें ही, हमारे देश की संस्कृति को, धरोहर को और हमें ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उनको, उनसे भी देश को खतरा होता है। और उनको पैसा कैसे आता है, इसी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन यानी कि जो
विदेशी चंदा होता है, फॉरेन डोनेशन होता है, वहीं से आता है। तो उसके लिए भी इसको लागू करना ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए सरकार ने 2016 में कंपैशन इंटरनेशनल को गैर सरकारी संगठनों को वित्त पोषित करने से प्रतिबंध कर दिया था। इस पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। एक यानी कि संस्था थी कंपैशन इंटरनेशनल, 2016 में इसको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। क्यों बैन कर दिया गया था? क्योंकि ये क्या कर रही थी, धर्म परिवर्तन यानी कि जो रिलीजन जो चेंज रिलीजन को चेंज करने के जो मामले होते हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही थी, ताकि हमारे देश की हार्मनी बिगड़ सके। राजनीतिक स्वतंत्रता, वैश्विक वैचारिक संगठन अपनी राजनीतिक विचारधारा को थोपने के लिए, यानी कि जैसे चीन है, वन चाइना पॉलिसी है, कम्युनिस्ट पॉलिसी है, साम्यवादी पॉलिसी है, यानी कि जो उनकी पॉलिसी है वो क्या करेंगे, वो हमारे देश में पैसा देंगे, फंडिंग करेंगे और क्या कहेंगे कि जो कम्युनिटी जो जो सोशलिज्म होता है या जो एक्सट्रीम सोशलिज्म होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, और अपनी जो विचारधारा है उनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको यहाँ पर थोपने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से भी इसका क्या होता है, दुरुपयोग होता है। उदाहरण के लिए फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग को 2015 में पूर्व अनुमोदन श्रेणी के तहत रखा गया था। यानी कि फोर्ड फाउंडेशन है वो कुछ ऐसा ही काम कर रही थी, इसको 2015 में प्री अनुमोदन श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था। और संप्रभुता और मैत्रीपूर्ण विदेशी संबंध, सरकार FCRA सरकार के निर्णय लेने और अन्य देशों के साथ उसके संबंधों को विदेशी प्रभाव से बचाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के खिलाफ विदेशी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। यानी कि हमारे संबंध होते हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि कुछ विदेशी संस्था क्या चाहती हैं कि इन देशों के संबंध क्या रहें, अच्छे न रहें। जैसे भारत और रूस के संबंध अच्छे न रहें तो कोई जैसे अमेरिका से कुछ फंडिंग आएगी, या जैसे जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री होती है वहाँ से कुछ फंडिंग आएगी नेगेटिवली रूप से, कि ये संबंध खराब हो सकें। लेकिन इस कानून के द्वारा हम रेगुलेशन लगा के उनको कंट्रोल कर लेते हैं। गैर सरकारी संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही, और क्या होता है इससे, यानी जब गैर सरकारी संगठन होते हैं, NGO होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी क्या बढ़ जाती है, जवाबदेही बढ़ जाती है और पारदर्शिता भी बढ़ जाती है। यानी जैसी पारदर्शिता बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी, अपने आप जवाबदेही बढ़ जाएगी। तो उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जांच होती है पैसे की कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, बताइए आपने वहाँ से क्यों लिया, क्यों ले रहे हो, तो बार बार उनकी जांच होती रहती है। इससे उनकी क्या बढ़ जाती है, जवाबदेही बढ़ जाती है। अब इसकी चिंताएं क्या हैं, FCRA रेगुलेशन एक्ट है, उसकी चिंताएं क्या हैं। पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय अनियमितताओं या अन्य कारणों से NGO के पंजीकरण या तो रद्द कर दिए गए हैं या उनका रिन्यू यानी कि जो नवीकरण है वो नहीं किया गया है। इसमें कई वैश्विक गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, इसके कारण कई समस्याएं पैदा हुई हैं। राजनीतिक या वैचारिक मतभेदों के कारण NGO को लक्षित करने के आरोप लगे हैं। इसके चलते कई बार लाइसेंस देने से मना कर दिया जाता है। यानी कि कुछ मतभेद हैं या उनको कुछ टारगेट किया जा रहा है NGO को, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर। प्रशासनिक खर्चा को सीमित करने और कानून के पालन के बढ़ते बोझ के कारण कई सारे NGO कार्य प्रणाली प्रभावित हुई है। यानी कि जो जब ये रेगुलेशन बढ़े तो उनसे उन NGO को भी बहुत परेशानी हुई जो अच्छे NGO थे, यानी कि जो बहुत अच्छे उद्देश्य से समाज के हित के लिए काम कर रहे थे, यानी कि उनको ही पैसा मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। और जो नेगेटिव थे वो उनको इम्पैक्ट करने के चक्कर में हमारे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले थे सोसाइटी पर NGO, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे उनको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से इसको क्या किया गया, लिबरलाइज किया गया, यानी और नॉर्मल बनाया गया है। वर्तमान नियम के तहत आधार कार्ड प्रस्तुत करने, एक बैंक खाते में फंड प्राप्त करने की अनिवार्यता तथा दूसरे NGO को फंड के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके चलते समानता के अधिकार, निजता के अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लंघन होता है। यानी कि जो अब जो रेगुलेशन बनाए गए उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिवली हमारे जो फंडामेंटल राइट है उन पर उनका वायलेशन कर रही हैं। जैसे कि आप NGO को बनाओगे तो वहाँ से पैसा लोगों को पूरी जानकारी देनी होगी, तो आपका राइट टू प्राइवेसी चला गया, या आप इस NGO से उस NGO पे पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो समानता के अधिकार है और संगठन बनाने, ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता है, उनका भी हनन हो रहा है। उदाहरण के लिए जैसे बताया गया है यहाँ पे, अन्य गैर सरकारी संगठनों को फंड के हस्तांतरण पर रोक से गैर सरकारी संगठनों के बीच उपयोग सहयोग सीमित हो जाता है। यानी कि एक संस्था किसी दूसरी संस्था को पैसा नहीं भेज सकती, कोऑपरेट नहीं कर सकती, तो इससे उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। यानी कि जो मिलकर काम करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। इससे उनके जो हारमोनी है उनमें भी दिक्कत देखने को मिलती है। यह लोकतांत्रिक मूल्य और नवाचार के खिलाफ है, यानी कि लोकाचार के खिलाफ है। लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं हमारे, डेमोक्रेटिक वैल्यू जो होती है, उनके खिलाफ इसको बताया जा रहा है। क्योंकि लोकतंत्र सबको बोलने का अधिकार होता है, सबको अपने
इच्छा के अनुसार अच्छे से काम करने का अधिकार होता है, तो उन पर ही कंट्रोल लगाने की इस बात को इसके द्वारा बात कहा जा रहा है। फिर क्या वे फॉरवर्ड क्या बताया गया यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ने FCRA की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, क्योंकि विदेशी चंदा प्राप्त करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं हो सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इस पर कंट्रोल रेगुलेशन भी जरूरी है, क्योंकि जब पूरी तरह छूट दे दी जाएंगी तो जो अराजक तत्व हैं समाज में वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और वो हमारे देश के स्वतंत्रता, अखंडता और संप्रभुता को क्या पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही जवाबदेही के नियमों का पालन करना गैर सरकारी संगठनों का नैतिक दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि तुम्हें जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके नियमों को पालन करना ही होगा, क्योंकि इस चीज़ के पॉजिटिव इम्पैक्ट इतने होंगे उससे ज़्यादा हमारे देश पर, जो क्योंकि हमारे देश के जो एनिमी कंट्रीज़ है वहाँ से इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा छूट मिल जाए, इसलिए ये कानून भी क्या है, ज़रूरी है। इसमें और क्या बताया गया है कि और क्या सरकारों को स्टेप लेने चाहिए। गैर सरकारी संगठनों से संबंधित डेटा का कुशल प्रबंधन आवश्यक है, इसके लिए पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। यानी कि पूरी तरह जांच करके उनका डाटा लो ना, और जो भी गलती है, जो भी गलत संस्था है उनको बैन करने की कोशिश करो, लेकिन जो अच्छे संस्था हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करने की बात यहाँ पे कही गई है। सरल अनुपालन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है उसका उपयोग करने की यहाँ पे बात की गई है, जिससे उन पर अच्छे से रेगुलेशन रखा जा सके। व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों को सुनवाई का उचित अवसर मिलना चाहिए, यानी जो इंडिविजुअल हैं या NGO हैं उनको सुनवाई करने का सबको उचित अवसर मिलना चाहिए, ये भी यहाँ पे बताया गया है। और सेकंड ARC की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन प्रशासन सुधार आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार राज्य स्थानीय सरकार की भागीदारी के लिए जिम्मेदारियों को विकेंद्रीकृत करने और सौंपने की आवश्यकता है, यानी कि लोकल लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट को भी इस जिम्मेदारी को देने की आपको आवश्यकता है, वहाँ पे भी आपको कार्य करने की ज़रूरत है। तो एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या क्या देखा इसमें आज। पहले देखा हमने न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, फिर हमने देखा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है वो 1969 में सबसे पहले चर्चा की गई, तो 1976 में सबसे पहले लाया गया था, और 2010 में फिर इसमें क्या किया गया था, चेंज किया गया था, और फिर चेंज किया गया था 2020 में, जिसे और ज़्यादा सख्त बनाया गया था। फिर 2020 में अब इसके लिए कानून लेकर आया गया जो क्या करता है, इसे और ज़्यादा लिबरलाइज या और ज़्यादा नॉर्मल बनाने की कोशिश करता है, और जिसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये पूछी भी जा सकती है कि राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको विदेश से पैसा लेने की अनुमति है, अब यस, और जो विधायिका के सदस्य होते हैं उनको भी, चुनाव में उम्मीदवारों को भी, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, पत्रकार, मीडिया हाउस, तो ये पूछे जा सकते हैं। एक प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लगेगा कि नहीं ये क्यों पैसा लेंगे, लेकिन अब इसमें संशोधन करके ये सब जोड़ दिया गया है कि ये लोग भी बाहर से चंदा ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजनीतिक दल, विधायिका के सदस्य, चुनावों में उम्मीदवार, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, पत्रकार, मीडिया हाउस, इन पर क्योंकि ऐसे ही लग रहा है कि नहीं ये क्यों लेंगे, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी के होते हैं मेंबर, वो क्यों पैसा लेंगे। तो उन सब चीज़ों पे सरकार ने क्या कहा है, परमिशन दे दी है, लेकिन क्या कह दिया, हम आप पर कंट्रोल भी रखेंगे। तो फिर यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं, और उनके टाइम लिमिट को भी कई चीज़ें बढ़ाया गया, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।